गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें आपकी सिक्योरिटीज में आती हैं और ये सारी चीजें आर नॉट गुड्स, आर नॉट कवर्ड। अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है कि उसमें लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज या लिखा हुआ चेक, करेक्ट, तो आप क्या कहेंगे भैया? आप क्या कहेंगे? भैया ये जो है मनी है और ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। उगती हुई घास, क्रॉप्स, कोई भी चीज जो कि लैंड से अटैच थी जैसे कि ट्री या मैंगोज, तो आप एग्री कर देते हो। सर्व्ड मतलब अलग करने का, करेक्ट, अलग करने का। सप्लाई करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के अंदर आप ये कह देते हो कि हम अलग करके देंगे, तो लॉ कहता है फिर हम उनको गुड्स में कवर कर लेंगे। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब एकदम ठीक होंगे। मैं सीए गुरप्रीत, आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का फैकल्टी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीएसटी, और यहां पे हम 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से पूरा का पूरा जितना भी आपका स्टडी मटेरियल में कंटेंट दिया हुआ है वो इस फास्ट ट्रैक बैच में कवर करने वाले हैं। और आज इस डेमो की शुरुआत करते हैं। आ जाओ बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, करेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भैया, गुड्स का मतलब क्या होता है? ओके, गुड्स का क्या मतलब होता है, सर्विस का क्या मतलब होता है, और टैक्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, एंड टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आज मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन बताऊंगा, देन सर्विस की डेफिनेशन बताऊंगा, एंड देन टैक्स की डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन में कि भैया व्हाट इज गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन कहां दी होगी बेटा? गुड्स की डेफिनेशन, जो डेफिनेशन होती है एक्ट में, वो नॉर्मली सेक्शन 2 में दी जाती हैं, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, करेक्ट। आज आपने हो सकता है पहले गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी हो सकता है अपने पिछले एग्जाम्स के लिए पढ़ी हो, बट आज आप इसको फील करेंगे कि ये डेफिनेशन कितनी वाइड थी और इसका रियल मीनिंग क्या है। एक एक लाइन आपको फील कराई जाएगी, चिंता मत करो। सबसे पहले बच्चों, गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 52, सेक्शन 2 क्लॉज 52 में गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स actionable claim, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ये डेफिनेशन दी हुई है। ये तो पढ़ दिया भैया, बेयर एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये रीडिंग करी, बट समझा अभी हमें कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और हर एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम टुकड़ों टुकड़ों में डेफिनेशन को समझ जाएंगे, उसके बाद में कंपाइल करके एंड में जो क्रक्स निकलेगा वो भी आपको बताऊंगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। आपने पहले कहीं से भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, भूल जाओ, क्योंकि अब जो क्लासेस होंगी वो इसी पैटर्न पे होंगी। और यहां पे मैं आपको बता देता हूं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% होगी। यानी ऐसा आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आता होगा। हो सकता है आप पहले रट्टा लगा के गए हो, बट अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि ये चीज क्यों लिखी हुई है, ये चीज क्या लिखी हुई है। ठीक है, ओके सर। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको सबसे पहली लाइन को समझता हूं, मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी हम पहले टुकड़े को समझने की कोशिश करेंगे। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ
मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले बस इतना ही समझेंगे, फर्स्ट पार्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेशन का, कि गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी हर तरीके की। अब मूवेबल मतलब, मूवेबल का क्या मतलब होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से चालू करेंगे। आज जब मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने कहा आज उद्देश्य बैच का पहला लेक्चर है जीएसटी का भाई साहब, मैं बहुत ही खुश था, मैंने कहा आज बच्चों को पढ़ाएंगे भाई साहब, गुड्स फील करा देंगे, करेक्ट। तो मैं उठा सुबह, और सुबह उठते ही मैंने क्या किया, मैंने बेड से उतर के स्लीपर्स पहने। सबसे पहले मैंने क्या करे, सबसे पहले मैंने उठ के, आप इसको फुटवियर भी कह सकते हो, ठीक है, पैरों में पहनने वाले फुटवियर, मैंने स्लीपर्स पहने, चप्पलें पहनी। मुझे बताओ क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगा या नहीं होगा? व्हाट यू थिंक? सर मूवेबल, क्या चप्पल मूवेबल है या नहीं है? सर बिल्कुल मूवेबल है, तो बिल्कुल ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगा। वेरी गुड। फिर उठने के बाद मैं वॉश बेसिन के पास गया और मैंने टूथब्रश उठाया। हाँ, मैंने फिर क्या किया बेटा, टूथब्रश उठाया। आप बताइए, टूथब्रश क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो रहा है या नहीं? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो। अगेन सर टूथब्रश भी है। टूथब्रश के बाद मैंने क्या उठाया, टूथपेस्ट उठाया। मुझे बताइए टूथपेस्ट गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगा या नहीं? यस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ओके। फिर ब्रश करने के बाद मैं नहाने चला गया। नहाने के लिए मैंने टॉवल उठा के वॉशरूम में चला गया, बाथरूम में चला गया, मैं अपने टॉवल उठा के बाथरूम में चला गया नहाने। मुझे बताइए टॉवल क्या गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो रहा है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस मेरे बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद मैंने सोप उठाया और नहाना स्टार्ट किया, ठीक है, बकेट ली, मग लिया और नहाना स्टार्ट कर दिया। नहाने के बाद जब मैं वापस आया, मैंने कपड़े पहने, मैंने शर्ट पहनी, आहा, मैंने शर्ट नहीं, चलो टी शर्ट पहनी आपके सामने, तो मैंने कॉमर्स वाला की टी शर्ट पहनी। आप बताइए क्या ये टी शर्ट गुड्स है या नहीं? द आंसर इज यस, करेक्ट। मैंने टी शर्ट पहन ली, मैंने लोअर भी पहन लिया, ठीक है, मैंने ये भी होगा मतलब, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा नाश्ता कर लेता हूं, आज मैं नाश्ते में मैगी का पैकेट बनाऊंगा, मैगी बनाऊंगा। मुझे बताओ क्या मैगी भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगी? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, क्योंकि ये भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या यहां तक यूटेंसिल्स लिए, जिस बर्तन में मैंने मैगी बनाई वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है। यानी गुड्स की डेफिनेशन बहुत वास्ट है। गुड्स, ये अभी पहली लाइन पढ़ा रहा हूं, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, हम उसे गुड्स की डेफिनेशन में कवर करना चाहेंगे। ओके सर, आगे चलते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही अगर आप देखेंगे तो आप amazon.in खोलते होंगे, करेक्ट, amazon.in, यहां पे आपको जितने भी, ये देखिए, ये पाउडर दिख रहा है, ये सॉप दिख रहा है, ये तेल दिख रहा है, ये सारी चीजें क्या है मेरे बच्चे? ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप अमेजोन से मंगाते हो, मोबाइल, कैमरा, प्ले स्टेशन, वॉचेस, करेक्ट, ये आपके घर में रखने वाली जो इंटीरियर डिजाइनिंग की चीजें होती हैं, करेक्ट, ये सारी चीजें आपके क्या है मेरे बच्चा? गुड्स की डेफिनेशन में। पिलो कवर और बेड पे रखने वाली बेडशीट, ये सारी चीजें कहां कवर होंगी? इवन वुमेन्स क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, फुटवियर्स, करेक्ट, किड्स वियर, ये सारी चीजें क्या है मेरे बच्चे? गुड्स की डेफिनेशन में कवर होंगी, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर चाहे आप वो अमेजॉन खोल लो, चाहे आप फ्लिपकार्ट खोल लो, ये देखो रिमोट कंट्रोल वाली कार, माउस, ओहो हो, नाइफ इतने सारे, और सीजर, कुकर, ये सारी चीजें जितनी भी आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, चश्मा, करेक्ट, सन ग्लासेस बोलते हैं जिसको, ये सारी चीजें क्या है मेरे बच्चा? गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है। यानी आप फ्लिपकार्ट से भी क्या ऑर्डर करते हो? गुड्स करते हो, बिकॉज गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ
मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। आगे चलते हैं। अब देखो, मुझे बताओ, ये जो गिलास में रखा हुआ वाटर है, ग्लास में रखा हुआ वाटर है, आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये गुड्स है या नहीं? क्या वाटर गुड्स है या नहीं? जल्दी बताओ। क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं? सर है। तो वाटर भी गुड्स है। क्या सिलेंडर में भरी हुई जो आपको गैस आती है जिससे आप खाना बनाते हो गर्म करके, करेक्ट, जिससे आपकी गैस बर्न होती है, वो गैस जो इस सिलेंडर में आती है ना, एलपीजी, करेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या ये गैस भी, सिलेंडर तो है ही गुड्स, बट सिलेंडर के भरी हुई गैस भी क्या गुड्स है? द आंसर इज यस। क्या जमी हुई आइस भी क्या गुड्स है? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। सर आपने ये क्यों बताया? बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता था, एवरी काइंड, वर्ड क्या यूज है? एवरी काइंड, किसी भी तरीके की, एवरी काइंड ऑफ क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब एवरी काइंड की जब मैं बात करता हूं तो देखो, वाटर क्या है? आपने 9th में सीखा होगा, लिक्विड है, करेक्ट। मैटर 3 फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में। एलपीजी क्या है? गैस की फॉर्म में, लिक्विड, गैस, और ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। तो गैस, तो एवरी काइंड का मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है गैस फॉर्म में हो सकता है सॉलिड फॉर्म में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मूवेबल होनी चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। इसीलिए इन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एवरी काइंड क्यों लिखा गया है? इवन यहीं तक नहीं रुका, उसने कहा कि बस मूवेबल होनी चाहिए। आपको ये चेक करना है, आइस भी मूवेबल है, इसके अंदर की सिलेंडर की गैस भी मूवेबल है, और पानी भी मूवेबल है, यानी ये भी क्या है? गुड्स में कवर होगा। क्या आपको ये वाले वर्ड्स भी समझ आ गए? एवरी काइंड ऑफ क्यों लगा हुआ है? मूवेबल तो समझ आ गया था एक जगह से दूसरी जगह, बट एवरी काइंड मतलब किसी भी तरीके की हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, या किसी और फॉर्म में, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतनी चीज चेक करनी है, क्या वो मूवेबल है या नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए, एक खेत है जहां पे एक लैंड है, एक खेत है जहां पे कि एक लैंड है। आपको क्या लगता है, ये लैंड गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगी या नहीं होगी? लैंड गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगी या नहीं होगी? क्या लैंड मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या आप इस लैंड को उठा के कहीं और ले जा सकते हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। तो ये लैंड क्या रहेगी? नॉट गुड्स। नॉट गुड्स। क्यों? बिकॉज गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी एंड लैंड इज व्हाट? लैंड इज व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका बिल्डिंग्स में। क्या बिल्डिंग्स, क्या बिल्डिंग्स, मुझे बताइए, गुड्स होंगी? द आंसर इज अगेन नॉट गुड्स। द आंसर इज अगेन वो गुड्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? उसका रीजन है, बिकॉज बिल्डिंग्स क्या है? इमूवेबल है ना, और गुड्स का मतलब क्या था? मूवेबल प्रॉपर्टी। इसीलिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट कवर्ड हियर। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट टेलीकम्युनिकेशन टावर? आपने बड़े बड़े टावर्स लगे हुए देखे हैं? क्या टेलीकम्युनिकेशन टावर्स जो होते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होंगे या नहीं होंगे? द आंसर इज अगेन नो। द आंसर इज अगेन नो। क्या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका दिमाग खुल रहा है? यस सर, खुल रहा है। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बहुत है हमारे पास। मुझे बताओ, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स, ये जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं, ये जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं, क्या ये दोनों चीजें भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो सकती है या नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज ये सैटेलाइट भले ही बड़ी हो लेकिन मूव तो कर सकती है। तो एनीथिंग विच इज मूवेबल, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, एंड हेंस यस, दिस इज गुड्स, एंड हेंस स्पेस रॉकेट इज ऑल्सो गुड। स्पेस रॉकेट इज ऑल्सो गुड्स। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी सैटेलाइट सेल कर देती है परमानेंटली, तो वो क्या होगा कि गुड्स की सेल करिए। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर क्या गुड्स
कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। डेफिनेशन अभी 5 ही वर्ड्स को समझा रहा हूं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन, क्या गुड्स लिविंग थिंग्स भी गुड्स हो सकती हैं या सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही गुड्स होती हैं? करेक्ट, पहला क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए, क्या लिविंग थिंग्स भी गुड्स हो सकती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स ही गुड्स होती हैं? बताओ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अंडे की। टें 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 टें। मुझे बताओ, क्या अंडे सेल होते हैं कि नहीं? आप खरीदते हो कि नहीं? सर हम तो वेजिटेरियन है। बेटा कुछ तो नॉन वेजिटेरियन होंगे क्लास में, तो अंडे सेल होते हैं, क्या अंडे गुड्स हैं? द आंसर इज यस। क्या ये अंडे से निकली हुई मुर्गी या मुर्गा जो भी है, करेक्ट, क्या ये गुड्स है? क्या ये गुड्स है? जल्दी बताओ। द आंसर इज यस, बिकॉज अंडा भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और मुर्गी भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। सर व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? टाइगर, ये सारे एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, क्या ये भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होंगे क्या? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। लिविंग थिंग्स, यस। अब आपका क्वेश्चन आएगा, क्या ह्यूमन बीइंग, क्या ह्यूमंस आर आल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और नॉट? ये क्वेश्चन नॉर्मली जब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तो बच्चों के दिमाग में आता है। मुझे बताओ, क्या लोग किडनी सेल करते हैं? क्या लोग ब्लड सेल करते हैं ब्लड बैंक में? क्या ब्लड बैंक में जो ब्लड बिक रहा है वो भी गुड्स है? यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स भी गुड्स हो सकते हैं। करेक्ट, कोई डाउट की बात इसमें अब नहीं है। करेक्ट, बट इसके बाद में कुछ चीजें जब आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बट ये अभी के लिए थोड़ा सा आपका डाइसी रहेगा ह्यूमन बीइंग वाला, बट हल्का सा आगे जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, समझ गए सर हम आपकी बात को। तो यहां पे बेटा आपकी पहली लाइन खत्म होती है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां तक आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब अगला पार्ट पढ़ेंगे, अब हम लोग आगे के कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। अदर देन मनी, कह रहे मनी और सिक्योरिटीज, ये दो चीजें भले ही मूवेबल हैं, मनी और सिक्योरिटीज भले ही ये दो चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, बट सरकार इन्हें गुड्स की डेफिनेशन में कवर करना नहीं चाहती। और क्योंकि अगर ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं करना चाहती, उसका क्या इंटेंशन है वो भी बताऊंगा कि इन दोनों चीजों को गवर्नमेंट ने क्यों बाहर कर दिया। ये भी आपको जब हम थोड़े से आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये भी समझ आएगा कि वाई मनी एंड वाई सिक्योरिटीज आर बीइंग केप्ट आउट ऑफ द गुड्स डेफिनेशन। इवन सर्विस में भी ये दोनों बाहर है, सर्विस में भी ये क्यों करे गए हैं। बट अभी क्वेश्चन है कि मनी क्या होती है और सिक्योरिटीज क्या होती है। तो सिक्योरिटीज क्या होती है, तो देखो मैंने चार्ट बनाया आगे। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्सक्लूड कर दिया क्या, मनी और सिक्योरिटीज। ये दो चीजें कभी भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अब व्हाट इज सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज वैसे कहां डिफाइंड है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है वो चीज, ठीक है। लेकिन मान लो आपके जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ये सिक्योरिटीज हैं। आपके कंपनी के प्रेफरेंस, रिलायंस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स, रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर्स, जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, डिबेंचर्स इशू होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड यानी ऐसे बॉन्ड जिनपे की इंटरेस्ट रेट जीरो है, वो वाले बॉन्ड्स गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करती है, ये सारी चीजें आपकी सिक्योरिटीज में आती हैं। और ये सारी चीजें आर नॉट गुड्स, आर नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ गुड्स। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? यानी दो चीजों को बाहर किया गया, मनी और मूवेबल हैं, ये शेयर्स मूवेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किए जा सकती हैं सारी चीजें। बट स्टिल लॉ ने, जीएसटी लॉ ने इसको गुड्स के एम्बिट, गुड्स की डेफिनेशन के एम्बिट से इन चीजों को यानी सिक्योरिटीज को बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। क्यों करा गया वो बाद में चर्चा होगी, बट अभी हम ये समझ रहे हैं कि क्या बाहर किया गया। ठीक है, ओके सर। तो क्या क्या बाहर किया गया? इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, डिबेंचर, जीरो कूपन, गवर्नमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है बेटा मनी। मनी का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट एक और चीज बाहर करी गई थी, क्या? सिक्योरिटीज हमने देख ली, नेक्स्ट थी मनी। मनी की अगर मैं बच्चों बात करता हूं तो मनी मतलब क्या? करेंसी। करेंसी फिर हो सकता है वो इंडियन करेंसी हो सकता है वो फॉरेन करेंसी हो,
है ना। 10 रुपए का नोट अगर मैं लेता हूं, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं? द आंसर इज यस, वो तो जा सकता है। तो वो तो गुड्स होना चाहिए था, वो गुड्स होना चाहिए था क्योंकि वो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होता है, बट स्पेसिफिकली क्योंकि उसे डेफिनेशन में से बाहर कर दिया गया, इसीलिए मनी को हम गुड्स नहीं मानेंगे। मनी की डेफिनेशन भी एक्ट में दी हुई है। मनी में क्या क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, मैंने फोटोज भी लगा रखी है, आपको इतनी क्लियर नहीं दिख रही होंगी बट है। मनी का मतलब है ना, मनी का मतलब है, पहला है इंडियन लीगल टेंडर। इंडियन लीगल टेंडर मतलब इंडियन करेंसी। इंडियन लीगल टेंडर मतलब आज की तारीख में जो करेंसी चल रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है पुरानी करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं माना जाता तो वो ओल्ड हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं जो अभी करंटली चल रही हैं। इंडियन लीगल टेंडर मतलब जो इंडिया में अभी भी लागू है वो। दूसरा है फॉरेन करेंसी। दूसरा क्या है? बाहर के डॉलर्स, यूरोज, करेक्ट, जो भी डॉलर्स हो गया, यूरोज हो गया, येन हो गया, वो सारी कंट्री भी मनी की डेफिनेशन में, यानी इन्हें भी हम गुड्स नहीं मानेंगे। देन आप जब चेक देते हो, चेक भी तो आप क्यों देते हो? पैसा ना देना पड़े भाई, 100 रुपए ना देके 100 रुपए का चेक देना, ये भी तो मनी है। चेक देना, डिमांड ड्राफ्ट देना, पे ऑर्डर, किसी के नाम पे पे ऑर्डर देना, ट्रेवलर चेक देना या मनी ऑर्डर भेजना, ये सारी चीजें पैसों के बदले ही तो यूज करी जाती हैं, इसीलिए इन्हों मनी की डेफिनेशन में कवर कर लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी आपके जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज सीखा था, सीखा होगा करेक्ट, लॉ में सीखा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, और नहीं सीखा होगा तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, करेक्ट। सो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें भी मेरे बच्चा मनी की डेफिनेशन में कवर हैं और इसीलिए ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। इवन आप जो एनईएफटी करते हो, जो रियल टाइम आरटीजीएस करते हो, इवन जो आईएमपीएस करते हो, करेक्ट, या और कोई इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई नोटिफाई कर दे, वो सारी चीजें जैसे पेटीएम से आप पे करते हो, तो अगर वो आरबीआई नोटिफाई कर देता है यूपीआई इज कंसीडर्ड एज मनी, तो आपकी यूपीआई भी बाहर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सरकार ने क्या बोला कि ये सारी चीजें हम मनी में कवर करेंगे, और क्योंकि हम इसे मनी में कवर करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है कि उसमें लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज या लिखा हुआ है चेक, करेक्ट, तो आप क्या कहेंगे भैया? आप क्या कहेंगे कि भैया ये जो है मनी है और ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है नुमिस्मेटिक वैल्यू। अगर आप करेंसी को उसकी नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रहे हैं, अगर आप करेंसी को उसकी नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रहे हैं, उसकी नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रहे हैं, देन आउटसाइड द डेफिनेशन, देन इट इज आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ मनी। और जैसे ही वो मनी की डेफिनेशन से बाहर होगा, नुमिस्मेटिक वैल्यू में वो कवर्ड हो जाएगा, किसमें? ऑटोमेटिकली कवर्ड इन गुड्स। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू यू मीन बाय नुमिस्मेटिक वैल्यू, होल्डिंग फॉर नुमिस्मेटिक वैल्यू ऑफ करेंसी? सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये जो ओल्ड कॉइन्स हैं, ये ओल्ड कॉइन्स हैं इतने सारे, करेक्ट, अगर आप इन कॉइन्स को इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि भैया ये देखो मेरे पास कितना पुराना पैसा है, 5 पैसे का सिक्का है, 100 रुपए में दूंगा आपको, चाहिए क्या आपको? 5 पैसे का सिक्का है, 100 रुपए में दूंगा, लोगे क्या? तो यानी अब मैं 5 पैसे को एज अ 5 पैसा यूज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसे सेल करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी नुमिस्मेटिक वैल्यू, यानी अदर देन फॉर करेंसी मैं उसे यूज कर रहा हूं। तो मैं इसे कहूंगा भैया, लॉ कहता है अब ये मनी नहीं, अब तो आप इसे गुड्स की तरह बेच रहे हो। मैंने कहा भैया मेरे पास 5 पैसे का सिक्का है, 100 रुपए में लोगे क्या? या इवन जो पुराने आपके 500 के नोट हैं, करेक्ट, अब तो ये करेंसी नहीं रहे, तो अगर आप इनको इनकी नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रहे हो कि भैया ये 500 रुपए का जो वो है कॉइन है, सॉरी नोट है, 500 रुपीज का जो नोट है, ये मैं आपको 5,000 रुपए में दूंगा, भैया किसी के पास मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रहे हो, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर होंगे। इवन आप ये मान लो कि अगर मेरे पास कोई ऐसा नोट है जो अभी चल भी रहा है, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है जो चलता है, अभी तक उसे सरकार ने मना नहीं करा, पुराना नहीं है, एकदम नया है, लेकिन उस पर विराट कोहली के साइन हो गए,
विराट कोहली जी मुझे मिले थे रास्ते में एक दिन होटल में, मैंने कहा सर प्लीज अपना सिग्नेचर दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने 100 रुपए के नोट पे उनसे साइन करा लिया। अब जो विराट कोहली जी ने साइन कर दिया, क्या उस नोट की वैल्यू बढ़ गई? क्या अब वो 10 रुपए का नोट रहा या बढ़ जाएगा? अब मैं जैसे ही विराट कोहली के फैन को वो बेचूंगा तो हो सकता है वो 10 रुपए का नोट या 20 रुपए जिस पे भी मैंने साइन कराया था वो हजारों लाखों करोड़ों में बिक सकता है। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। देन दैट नोट बिकम गुड्स, इट विल बी नॉट कंसीडर्ड एज मनी, एज मनी। अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदे की शादी हो रही थी, एक बंदे की शादी हो रही थी, वो दुकानों से नोटों का हार खरीद के लाया। आप मुझे बताओ, क्या नोटों का हार आपने देखा है? शादी में दूल्हे को पहनाया जाता है और दूल्हे के छोटे भाई को एक हार पहनाया जाता है जो बना होता है करेंसी से, जिसमें बड़े बड़े आप किसी भी डिनोमिनेशन के नोट्स ले सकते हो, करेक्ट? तो वो जो नोटों का हार है जो दुकान में मिल रहा है, क्या वो मनी में फॉल होना चाहिए या वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अब वो कैसे सेल हो रहा है? वो गुड सेल हो रहा है तो लॉ कहता है इसको हम गुड्स मानेंगे ना कि मनी। यानी देखो, मैं एक दुकान पे गया नोटों का हार खरीदने, फील करना इस बात को। मैंने कहा भैया परसों मेरी शादी है, मुझे एक नोटों का हार चाहिए, बढ़िया सा दिखा दो। उन्होंने एक नोटों का हार दिखाया, मुझे वो पसंद आ गया। मैंने कहा कितने का ये? कह रहे 50,000 रुपए का। मैंने जेब से 50,000 रुपए कैश निकाला। ये जो 50,000 मैं इनको दे रहा हूं ये तो मनी है, देख रहे हो? ये जो 50,000 दे रहा हूं ये तो मनी है, लॉ कह रहा है। लेकिन ये जो नोटों का हार मैं उनसे ले रिया हूं ये गुड्स है। आहा, कितनी ब्यूटीफुल बात है, समझ पा रहे हो? दोनों ही नोट हैं, बट एक को लॉ ने कह दिया ये गुड्स में कवर होगा, करेक्ट, और एक को लॉ ने कह दिया ये कैसे कवर होगा? मनी में, एंड इट विल नॉट बी ए गुड। हाँ, कल को जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं उस हार में से वो सारे नोट्स निकाल लूंगा। निकालने के बाद वो नोट्स मैं अलग अलग जगह यूज करूंगा तो लॉ कहेगा जब आप उन नोट्स को एज अ करेंसी यूज कर रहे हो तो अगेन it will be considered as money and not goods. I hope this point is clear to you. Yes or no? Yes or no? Yes sir, totally clear. Yes sir, totally clear. तो यहां तक हमारी डेफिनेशन कवर हो गई, यहां तक। चलो मेरे साथ सब बोलेंगे, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन टू थिंग्स, क्या? मनी एंड सिक्योरिटीज। बट मनी जो नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड करी जाती है वो गुड्स में कवर होती है, मनी में कवर नहीं होती। करेंसी जो नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड करी जाती है, बिल्कुल सही। नाउ अब मैं आगे ले जा रहा हूं, आगे। अब इसमें दो चीजें इंक्लूड करी गई हैं, क्या क्या? एक तो एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड करा गया है, एक्शनेबल क्लेम, ठीक है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड करा गया। कह रहे ग्रोइंग क्रॉप मतलब उगती हुई क्रॉप्स, उगती हुई वीट, उगती हुई राइस, ग्रास घास, एंड ऐसी कोई चीज, थिंग मतलब वस्तु जो अटैच है, किससे अटैच है? टू, अटैच टू लैंड, जो लैंड से अटैच है, या ऐसी कोई चीज जो फॉर्म पार्ट, जो लैंड का पार्ट है, या तो लैंड से अटैच है या लैंड का ही पार्ट है, विच जो आप एग्री कर देते हो, जो आप एग्री करते हो टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। कोई बात नहीं, मुझे पता है अभी आपको कुछ नहीं पता है, बट थोड़ी देर बाद जब मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा तो आपकी ये जो डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दी हुई है, वो आपको याद हो जाएगी। चलो सबसे पहले समझते हैं। देखो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसका चार्ट बना दिया गुड्स। जब भी आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगे, बड़ी लगे, उसका पहले चार्ट बना लो, हमेशा काम करता है, हमेशा। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दो चीज एक्सक्लूड, मनी और सिक्योरिटीज, दो चीजें इंक्लूड करी, एक्शनेबल क्लेम्स और ये एक ही पॉइंट है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स जो कि लैंड से अटैच है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट करते हुए क्या कर देते हो? सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए क्या करते हो? अलग करने का वादा कर देते हो या करके दे देते हो, ठीक है? सबसे पहले हम समझेंगे क्या, ये वाला पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। एक्शनेबल क्लेम, ठीक है? बहुत सिंपल ही समझाया जाएगा, चिंता मत करो, बहुत सिंपल। ए ने
बी को, ए ने बी को फ्लैट ऑन रेंट दिया, ठीक है, ए ने बी को फ्लैट ऑन रेंट दिया, ठीक है, बी ने लास्ट 3 महीने से, बी ने लास्ट 3 महीने से, बी ने लास्ट 3 महीने से फ्लैट का रेंट नहीं भरा, ठीक है। मुझे बताओ क्या ए जो बी के ऊपर है, क्या ए और बी में एक क्लेम का रिलेशन है कि भैया ए के पास बी के ऊपर एक क्लेम है, कितना का, 3 महीने रेंट का क्लेम है, और क्या इसे रिकवर करने के लिए मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं या नहीं ले सकता? यस सर, ले सकता हूं, मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं बी के अगेंस्ट, मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं बी के अगेंस्ट, ठीक है। ओके, 3 महीने यानी मैं मतलब ए बी के ऊपर केस कर सकता है, एक्शन ले सकता है लास्ट 3 महीने का जो रेंट उन्होंने नहीं दिया, तो इसी को बोलेंगे एक्शनेबल क्लेम, यानी ऐसा क्लेम जिसके ऊपर आप लीगल एक्शन लेने के लायक हो, उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। यह भी लॉ ने गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया है, इसका भी एक पर्पस है, मैं बता देता हूं, आज ही बता देता हूं, वैसे मैं बाद में बताने वाला था बट अभी बता देता हूं। एक्चुअली जब जीएसटी नहीं था तो बड़ी लड़ाई होती थी कि लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग को कवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे पहले ये लोग टैक्स नहीं लगा पाते थे क्योंकि ये तीनों भी एक्शनेबल क्लेम में कवर होते थे, और ये लोग कहते थे कि एक्शनेबल क्लेम जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। ऐसी बड़ी सारी रूलिंग थी जो ये कहती थी लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग जो है एक्शनेबल क्लेम्स की, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी ये एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर किया गया है, इसीलिए ये लड़ाई चलती थी। लेकिन सरकार इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहती थी, जीएसटी, तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दें, ताकि फिर हम लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर, यानी जब आप लॉटरी खरीदते हो तो आपके पास भी तो एक लीगल क्लेम आ जाता है, अगर निकल जाती है तो आप केस कर सकते हो और पैसा रिकवर कर सकते हो। तो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग ये जो होती है उस पर टैक्स, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग ये नॉर्मली ऑफिशियली बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की लॉटरीज होती हैं या जो बैटिंग जो कराते हैं जो आपकी कसिनो में होती है, कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पे की कसिनोज है वहां पे, बाकी सब तो इलीगल और वाइड होती हैं, करेक्ट, ठीक है, ओके सर, अंडरस्टूड। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस। एंड मैं आगे जाके बताऊंगा कि दुनिया के सारे एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स हैं, दुनिया के सारे एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स हैं, बट जब जीएसटी लगाने की बात आती है तो सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों पे जीएसटी लगता है। वो क्यों होता है और कहां पे होता है वो हम आगे जाके समझेंगे, धैर्य रखो, ठीक है। अभी के लिए आप इतनी बात समझ गए, तो यानी एक्शनेबल क्लेम्स भी गुड्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये वाला, उगती हुई घास, उगती हुई क्रॉप या ग्रास या कोई ऐसी चीज जो लैंड से अटैच है, वो नॉर्मली तो इमूवेबल होगी बट हम उसे सप्लाई कह सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। देखें, ये चुन्नू है, ठीक है, चुन्नू है, और ये है गार्डन, ये गार्डन है बेटा, आ हा, गार्डन, दिल गार्डन, गार्डन हो गया। तो चुन्नू जो है वो गार्डन में, गार्डन का गेट है, चुन्नू गार्डन में जाता है और यहां पे एक पेड़ लगा हुआ है, यहां पे एक पेड़ लगा हुआ है जिसपे कि आम लग रहे हैं। ये अभी पेड़ पे लगे हुए हैं आम। मुझे पहले बताओ ट्री मूवेबल है या इमूवेबल है? फर्स्ट क्वेश्चन इज माय कि ट्री मूवेबल है या इमूवेबल है? सर ट्री इमूवेबल है, क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि भैया सुबह तक तो ट्री जो था मेरे घर के आगे लगा हुआ था, लेकिन शाम को जब मैं गया तो वो चल के पड़ोसी के घर के आगे लग गया। ऐसा होता है क्या? द आंसर इज नो। तो ट्री तो इमूवेबल है, ठीक है, यानी इमूवेबल ट्री इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स बिकॉज इट्स अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। अब चुन्नू अंदर गार्डन में गया और उसने माली को पूछा, ये माली खड़ा हुआ है, ये कौन है? गार्डन का माली। इसने, चुन्नू ने कहा माली मुझे ना तुम्हारे गार्डन के आम बड़े पसंद आ रहे हैं,
ये आम तुम मुझे दे दो, ये आम तुम मुझे दे दो। तो माली ने कहा तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं अभी आम तोड़कर तुम्हें दे दूंगा, मैं अभी आम तोड़ के दे दूंगा। तो ये देखो इनके बीच क्या हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसने, चुन्नू ने ऑफर दिया, माली ने एक्सेप्टेंस दिया, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा होगा आपने फाउंडेशन में, करेक्ट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, करेक्ट। यहां पे तो उसका हाई लेवल है, बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आप वहीं पढ़ते थे। तो इनके बीच क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये लॉ कह रहा है वैसे तो ये आम, वैसे तो ये आम जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे जिस टाइम ये पेड़ पे लगे हुए हैं, लेकिन अगर माली वादा कर लेता है कि इन आमों को तोड़कर वो चुन्नू को देगा, तो ये वादे में अब इन आमों को भी हम क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। या तो वो तोड़ देता है उसी टाइम और कह देता है दे देता है, या कहता है जब मैं दूंगा तो तोड़ कर दूंगा, तो वो भी क्या बन जाएगी, गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। इतना ही नहीं, मान लो चुन्नू ने कहा कि मुझे घर पे एक स्टडी टेबल बनाना है, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा हूं, तो मुझे एक अच्छा स्टडी टेबल चाहिए, ये जो पेड़ की लकड़ी है ये सारी काट कर तुम मुझे दे दो। तो नॉर्मली वैसे तो ये पेड़ इमूवेबल था, गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं था, बट अगर माली ये वादा कर देता है कि हाँ मैं इन्हें लैंड से अलग करके आपको काट कर चुन्नू आपको दे दूंगा, तो लॉ कहता है ये लकड़ी भी अब क्या बन जाएगी, गुड्स बन जाएगी। यही बात लिखी हुई है बेटा सेकंड पॉइंट में। उगती हुई घास, क्रॉप्स, कोई भी चीज जो कि लैंड से अटैच थी, जैसे कि ट्री या मैंगोस, जो आप एग्री कर देते हो, सर्व्ड मतलब अलग करने का, करेक्ट, अलग करने का, सप्लाई करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के अंदर आप ये कह देते हो कि हम अलग करके देंगे, तो लॉ कहता है फिर हम उनको गुड्स में कवर कर लेंगे, फिर हम उनको गुड्स में कवर कर लेंगे। चलो नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं आपकी, फटाफट नॉलेज टेस्ट करते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये गुड्स है कि नहीं। करेंसी, इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, बताइए गुड्स है या नहीं है। द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट इज मनी, बिकॉज इट इज मनी। ओल्ड क्वाइंस यूज्ड फॉर नुमिस्मेटिक वैल्यू, ओल्ड क्वाइंस यूज्ड फॉर नुमिस्मेटिक वैल्यू, आप बताइए क्या ये गुड्स है। द आंसर इज यस, क्योंकि मनी की डेफिनेशन में इसको एक्सेप्शन दिया हुआ है। शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स, ये क्या है, गुड्स है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ये क्या है, सिक्योरिटीज। मैगी का पैकेट, मैगी का पैकेट गुड्स है? यस। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वाटर, वाटर बॉटल, जल्दी बताइए। यस, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड एंड बिल्डिंग, नो, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी। टेलीकम्युनिकेशन टावर, नो, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो आपने वादा करा है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड बट यू हैव प्रॉमिस्ड टू बी सर्व्ड, यू हैव प्रॉमिस कि आप उसे अलग करके दोगे, तो क्या बन जाएगी? यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज गुड्स। यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज गुड्स। चलिए, तो यहां पे बेटा हमारी गुड्स की डेफिनेशन कवर हो गई है, ठीक है। एक बारी रिवाइज कर लेते हैं पूरी गुड्स की डेफिनेशन को। चलो मेरे साथ बोलोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 52, गुड्स मींस फर्स्ट पार्ट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फर्स्ट पार्ट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन, क्या अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, जल्दी बताओ। एक्शनेबल क्लेम्स and growing crops, grass, anything attached to or forming part of land which is agreed to be served before supply or under contract of supply। ये आपकी गुड्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम, तो यहीं पे बच्चों हमारी गुड्स की डेफिनेशन एकदम कंप्लीट हो गई है। अगले सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे सर्विस की डेफिनेशन, टैक्स की डेफिनेशन, एंड ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता जाएगा। आई होप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम गुड्स की डेफिनेशन को लेके पार पे आ गई होगी।